हेलो, एमए सेकंड सेमेस्टर। आज हम आपको बंदूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में आगे ले चलते हैं। इसके पहले हमने बंदूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में कुछ चीज़ों को देखा था, समझा था। कुछ चार्ट थे, कुछ पॉइंट्स थे, कुछ आपको एक्सप्लेन किया गया था। आज उसी रेफरेंस को लेकर हम आगे चलते हैं और बंदूरा की थ्योरी के बारे में कुछ और बातें करते हैं। सबसे पहले हम एक बार फिर अब तक जो हमने पढ़ा है उस पॉइंट्स को जरा सा ध्यान दे दें। हमने आपको बताया था कि बंदूरा की जो थ्योरी है वह इस बात पर बल देती है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास सामाजिक अधिगम परिस्थितियों में होता है। यानी बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है और जिन चीज़ों को देखता है, सीखता है, उसी आधार पर, उसी लर्निंग प्रोसेस पर उसकी पर्सनालिटी जो है वह डेवलप करती है। हमने इसके पहले के वीडियो में रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म की बात की, सेल्फ सिस्टम की बारे में पढ़ा, सेल्फ एफिकेसी पढ़ा, मोटिवेशन पढ़ा। लर्निंग फ्रॉम मॉडल्स में हमने लर्निंग बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ मॉडल बिहेवियर, learning based on observation of action of models, learning based on identification with models, इनके बारे में पढ़ा। यानी कुछ ऐसी बातें बंदूरा ने बताई कि बच्चा जो है वह मॉडल को कैसे देखता है, किस प्रकार से देखता है, उसकी किस क्रियाओं को देखता है और कैसे उसे वह स्वयं में, सेल्फ सिस्टम में शामिल करता है। उन्होंने मॉडल लर्निंग की कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी बताए। सबसे पहली चीज उन्होंने बताया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जर्वर। अब हम आज की जो हम आगे ले चल रहे हैं आपको बंदूरा के सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में, उसमें हम कुछ चीज़ें और आपको बताते हैं। बंदूरा और वॉल्टर्स ने भी महत्वपूर्ण अध्ययन किए। बंदूरा और हुस्टन ने 1961 में एक बहुत ही बढ़िया प्रयोग किया, बहुत ही अच्छा प्रयोग किया, जिसको सहज प्रयोग हम कह सकते हैं। और यह प्रयोग था रिवॉर्ड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बिहेवियर, यानी बच्चा किस प्रकार के व्यवहारों को सीखता है। इस संबंध में उन्होंने प्रयोगशाला में एक प्रयोग किया। इसमें कुछ बच्चे और एक महिला को रखा गया। इसमें इन्होंने 2 अवस्थाएं रखी। पहली अवस्था में जो मॉडल थी वह बच्चों को कुछ खिलौने देकर प्रयोगशाला में उस जगह से हटकर प्रयोगशाला में ही दूसरी जगह चली जाती थी और अपने कार्यों में व्यस्त हो जाती थी। और दूसरी अवस्था में वह महिला जो थी न केवल बच्चों के साथ खेलती थी बल्कि उन्हें कुछ नए खेल भी खिलाती थी और उन खेलों को पुरस्कृत भी करती थी। अब बंदूरा और वॉल्टर्स ने इसने देखा अपने अध्ययन में कि बच्चों ने उस मॉडल महिला का ज़्यादा अनुकरण किया जो कि उनके साथ खेलती थी और उनके खेल को पुरस्कृत भी करती थी। इस संबंध में बंदूरा और वॉल्टर्स ने ये लिखा भी है कि उन व्यवहारों को अधिक शामिल कर लिया जाता है या अधिक अनुकरण किया जाता है जिन पर पुरस्कार की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ ऐसे मॉडल के व्यवहारों का
अधिक अनुकरण किया जाता है, जिनकी स्टेटस अधिक होती है यानी प्रतिष्ठा अधिक होती है और जो ज़्यादा योग्य भी होते हैं। लेकिन जिनमें ऐसी योग्यताएं नहीं होती हैं, उनके व्यवहारों का अधिगम कम ही किया जाता है। अब इस संबंध में हम कुछ प्रातिस्थानिक पुनर्बलन की बात करते हैं और इस संबंध में ज़ेज़ांग 1953 ने भी अध्ययन किया है और इसमें ज़ेज़ांग ने ये बताया कि उसी व्यक्ति को मॉडल के रूप में चुना जाता है जो पुरस्कृत होता है, यानी मॉडल को जितना अधिक पुरस्कृत होते देखा जाता है, वह मॉडल दूसरों का ध्यान उतना ही अधिक आकर्षित करता है। इस संबंध में बंदुरा 1962 ने एक प्रयोग किया और अपने प्रयोग में उन्होंने 4 अवस्थाएं रखी। पहली अवस्था यह थी कि नर्सरी स्कूल के बच्चों को लिया और उसमें मॉडल को लिया और मॉडल ऐसा व्यक्ति था जिसके व्यवहार को पुरस्कृत किया जाता था। लेकिन अब यहाँ ध्यान देने की बात यह भी है कि मॉडल व्यवहार किस प्रकार का करता था। मॉडल एग्रेसिव व्यवहार को करता था, आक्रामक बिहेवियर को करता था और इस आक्रामक व्यवहार पर उसे पुरस्कार भी मिलता था। इसके पश्चात दूसरी अवस्था ऐसी रखी गई जिसमें मॉडल आक्रामक व्यवहार तो करता था, लेकिन इसके बदले उसे पुरस्कार न मिलकर उसे दंड मिलता था। ध्यान दीजिएगा, अंतर देखिएगा कि पहली अवस्था में उसी एग्रेसिव बिहेवियर पर रिवार्ड मिलता था, दूसरी अवस्था में उसको रिवार्ड न मिलकर दंड मिलता था, पनिशमेंट मिलता था। तीसरी अवस्था में मॉडल व्यक्ति के व्यवहार, तो मॉडल का जो व्यवहार था वो एग्रेसिव प्रकार का ही था, लेकिन जो ध्यान देने की बात है वह यह है कि न तो इसको कोई रिवॉर्ड मिलता था और न ही कोई पनिशमेंट मिलता था। इसके बाद एक चौथा समूह भी लिया गया जिसमें कि मॉडल व्यक्ति के चौथा समूह भी लिया गया और इस समूह को किसी भी प्रकार की कोई फिल्म नहीं दिखाई दी गई। यानी इस तरह से जो 4 अवस्थाएं थी, पहले में एग्रेसिव बिहेवियर जो था उसको रिवॉर्ड मिला, दूसरे में पनिशमेंट मिला, तीसरे में न रिवॉर्ड मिला न पनिशमेंट मिला, यानी किसी भी प्रकार का कोई रीइंफोर्समेंट नहीं मिला। और चौथे जो समूह था उसको कोई भी फिल्म नहीं दिखाई दी। बंदुरा ने अपने इस अध्ययन में, इस प्रयोग में यह पाया कि सबसे अधिक अनुकरण उस व्यवहार का हुआ जो कि पुरस्कृत किया गया था। यानी पहली अवस्था जिसमें बिहेवियर पे अधिक ध्यान नहीं दिया गया कि किस प्रकार का व्यवहार किया गया है, बल्कि इस बात पर अधिक बल दिया गया कि उसे पुरस्कार मिला है या नहीं। तो चारों अवस्थाओं में सबसे अधिक लर्निंग उसी बिहेवियर की गई जो कि पुरस्कृत किया गया। बंदुरा
1971 ने लिखा भी है इस बारे में कि जरूरी नहीं है कि लर्नर जो है, अधिगमकर्ता जो है, वह यह देखे कि व्यवहार क्या है, किस प्रकार का है। कई बार सामाजिक परिस्थितियों में हम व्यवहारों को पुरस्कृत होते देखते हैं और मात्र पुरस्कार के आधार पर ही उसका अधिगम कर लिया जाता है और इस आधार पर जो लर्नर होता है वह एक इमेज डेवलप करता है। यह भी बताया है कि बंदुरा ने कि मॉडल व्यक्ति के व्यवहार को तभी लर्नर स्वीकार करता है जबकि मॉडल के व्यवहार में ऐसी एबिलिटी हो, ऐसी कैपेसिटी हो कि उसे अधिगम करता स्वीकारे। अब हम बात करते हैं बंदुरा के सिद्धांत में मॉडल लर्निंग के कुछ प्रिंसिपल्स या प्रोसेसेस के बारे में भी बताया गया है। सबसे पहले अटेंशनल प्रोसेसेस की बात करती हैं, अवधान संबंधी प्रक्रियाओं की। अब एक सामान्य बात करते हैं कि वास्तविक जीवन में बहुत सारी चीज़ें हमारी आँखों के सामने से, ज्ञानेंद्रियों से बहुत सारी घटनाएं गुजरती हैं। हम सभी पर बहुत ध्यान नहीं देते हैं। कुछ चीज़ों पर हमारा ध्यान स्वतः ही केंद्रित होता है। क्यों, कैसे? इसका कुछ कारण तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, उसके बारे में हम अभी नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्टिमुलस से रिलेटेड होता है, यानी हम किसी चीज़ पर ध्यान क्यों देते हैं और कैसे देते हैं। इस संबंध में बंदुरा ने अवधान संबंधी जो प्रक्रियाएं बताई हैं उसमें बंदुरा ने यह बताया है कि मॉडल व्यक्ति के व्यवहार का अनुकरण किया जाता है। मॉडल व्यक्ति के व्यवहार का अनुकरण करने के लिए यह जरूरी है कि हम मॉडल व्यक्ति के बिहेवियर का प्रत्यक्षीकरण करते हैं और प्रत्यक्षीकरण करने के साथ ही साथ हम उसके व्यवहार पर कितना अटेंशन देते हैं। अब यह अटेंशन डिपेंड करता है मॉडल व्यक्ति के ऊपर, यानी जैसे सामान्य रूप से हम परसेप्शन की थ्योरी की बात करते हैं, अटेंशन की बात करते हैं, तो उन चीज़ों पर हमारा अवधान अधिक केंद्रित होता है जिनमें प्रबल आकर्षण क्षमता होती है। तो जितनी ही ज़्यादा मॉडल में वैलेंस पावर होगी, कर्षण शक्ति होगी, खींचने की शक्ति होगी, जितना ज़्यादा आकर्षण क्षमता होगी, जो लर्नर है उसके बिहेवियर को उतना ही अधिक फॉलो करेगा। यानी यह बहुत ही आवश्यक है कि मॉडल जो है उसमें कर्षण शक्ति हो। अगर वह प्रयोज्य को आकर्षित नहीं करता है, सीखने वाले को आकर्षित नहीं करता है, यहाँ आकर्षित करने का मतलब सिर्फ उसके रूप रंग की बात नहीं हो रही है। यहाँ आकर्षित होने का मतलब है कि उसकी एक्टिविटीज़ कितना ज़्यादा लर्नर को प्रभावित करती हैं। लर्नर या ऑब्जर्वर की जो गुण हैं, विशेषताएं हैं, उसके ध्यान को अगर मॉडल नहीं प्रभावित कर पाता है, यानी मॉडल को ये देखना होगा कि लर्नर जो है किस प्रकार की एक्टिविटीज़ पर अधिक ध्यान
देता है। और उस प्रकार की एक्टिविटीज़ पर अगर मॉडल भी ध्यान देकर क्रियाएं करता है तो सीखने वाला जल्दी सीख जाता है, ऐसा बंदुरा ने अपने सिद्धांत में कहा है। और इन्होंने इसमें दो चीज़ें और बोली हैं कि जितना ज़्यादा संज्ञानात्मक क्षमताएं और सक्रियता स्तर उसके अवधान को बढ़ाते हैं, उसकी उतनी ही ज़्यादा व्यक्ति उन क्रियाओं पर अवधान केंद्रित करता है। जितना ज़्यादा मॉडल जो है वह संज्ञानात्मक क्षमता और सक्रियता स्तर में वृद्धि करता है, उतना ही ज़्यादा ध्यान लगने की संभावना होती है। और जितना ही अवधान बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा लर्नर जो है वो लर्न कर सकेगा। इस संबंध में कुछ रिटेंशनल प्रोसेसेस की भी बात बंदुरा ने की है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं रिटेंशन के बारे में। रिटेंशन धारणा, यानी यह धारणा कैसे होती है। धारणा के संबंध में हमने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं जो कि अभी एमए में हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो कि हमने बहुत पहले ही पढ़ लिया है कि जो रिटेंशन है वह इनकोडिंग पर भी डिपेंड करता है, यानी कूट संकेतों पर भी डिपेंड करता है। यानी सीखने वाला किस प्रकार से मॉडल के व्यवहार पर ध्यान देता है, और यह केवल मॉडल के बिहेवियर पे नहीं डिपेंड करता है कि मॉडल ने क्या दिखाया, कैसे दिखाया। यह डिपेंड करता है सीखने वाले पर भी। सीखने वाले की जो व्यक्तित्व विशेषताएं हैं, उसकी जो रिटेंशनल प्रोसेस है वह भी डिपेंड करती हैं कि सीखने वाला किसी चीज़ पर किस तरह से ध्यान देता है, उसे सीखने के लिए किस प्रकार के कोड या संकेतों का प्रयोग करता है। यह कोड या संकेत जितने स्पष्ट होंगे उतना ही ज़्यादा लर्निंग प्रोसेस भी स्पष्ट होगी। और आपने लर्निंग का एक नियम पढ़ा है कि अगर सीखने वाला सीखना चाहता है तभी वह सीख पाएगा, और इस सीखने के लिए वह किस प्रकार से अपने कॉन्सेप्ट में कितने संकेत, कितने कोड बनाता है या कितने रिलेटेड हैं, इसके आधार पर ही उसकी लर्निंग थ्योरी बेस्ड होती है। तो बंदुरा ने सामाजिक परिस्थितियों में इन दो प्रक्रियाओं के बाद एक तीसरी प्रक्रिया भी बताई है। तीसरी प्रक्रिया में इन्होंने उत्पादन प्रक्रिया, प्रोडक्टिव प्रोसेस की बात की है। यानी प्रोडक्टिव प्रोसेस से बंदुरा का मतलब है कि संकेतों के रूप में अधिगमकर्ता जो कुछ भी सीखता है उसको व्यवहार के रूप में वह परिवर्तित करता है। अब बंदुरा का विचार है कि मॉडल के व्यवहार पर ध्यान देता है, संकेतों के रूप में उसके व्यवहारों को रिटेंशन करता है, धारण करता है, और धारण करने के बाद मन ही मन, जरूरी नहीं है कि ऊपर से ही उसका रिहर्सल वह बार बार करे। कई बार हम दूसरों के व्यवहारों को, और ज़्यादातर यहाँ पर बंदुरा ने बच्चों पर प्रयोग किए हैं, और बच्चे मॉडल के व्यवहारों को मन ही मन बार बार दोहराते रहते हैं, जिससे कि उनका व्यवहार जो है वह उनमें काफ़ी घर कर लेता है।
इसके बाद भी अधिगमकर्ता उनके व्यवहार का अगर सही ढंग से अनुकरण नहीं कर पाता है, क्योंकि सबसे पहली बात ये कही गई है इसके पहले बंदूरा ने कि लर्नर की कैपेसिटी पर भी डिपेंड करता है कि वह किस तरह से उसका धारण करता है। अगर उसने धारण जो उसने माने सब्जेक्ट ने जो व्यवहार का नकल किया है, अगर सही ढंग से नहीं किया है और सही ढंग से अनुकरण नहीं किया है, उसके व्यवहार पर जो चीज़ें ध्यान देने योग्य हैं, अगर वह उसी तरह ध्यान देकर उनको धारण करता है, तभी वह उत्पादन प्रक्रियाएं उसके लिए सफलता वाली होती हैं। और अगर उसने उसको सही ढंग से धारण नहीं किया है, सही ढंग से सीखा नहीं है, सभी पहलुओं को स्पष्ट रूप से नहीं समझा है, तो उसमें वह प्रक्रियाएं अधिक उत्पादक नहीं होंगी। यानी 3 चीजें मुख्य रूप से बंदूरा ने बताई हैं। इस बारे में अभी हम चौथी चीज के बारे में भी बताएंगे, लेकिन पहले 3 स्टेप्स को क्लियर हम आपको सीरियल वाइज बता रहे हैं कि अटेंशनल प्रोसेस, रिटेंशनल प्रोसेस और इसके पर बेस्ड होती हैं प्रोडक्टिव प्रोसेस। चौथी बात इन्होंने मोटिवेशनल प्रोसेस की है। अब आप मोटिवेशन के बारे में ये जान जाइए। प्रेरणा, व्यक्ति किन व्यवहारों के लिए प्रेरित होता है। एक सामान्य सी बात है कि जिन क्रियाओं को पुरस्कृत होते सीखने वाला देखता है, पुरस्कार प्राप्त करते हुए देखता है, ऐसी प्रक्रियाएं जल्दी सीखी जाती हैं। और यह डिपेंड करता है सीखने वाले पर भी कि वह पुरस्कार को किस रूप में, किस व्यवहार पर देखता है। जब अधिगमकर्ता मॉडल के व्यवहार को पुरस्कृत होते हुए देखता है, तब वह सीखता ही नहीं है, बल्कि जल्दी सीखता है। उसको जैसे कि इसके पहले प्रयोग की 4 अवस्थाएं रखी गई थीं और बंदूरा ने अपने प्रयोग में पाया कि उन व्यवहार को, मॉडल के उस व्यवहार को जल्दी सीखा गया जो कि प्रयोज्य लर्नर ने पुरस्कृत होते हुए देखा। यानी उन व्यवहारों को न केवल जल्दी सीखा जाता है, बल्कि उन व्यवहारों के सीखे जाने की मात्रा भी अधिक होती है। इस संबंध में यानी बंदूरा ने भी रीइंफोर्समेंट को बहुत ही अधिक महत्व दिया है। बंदूरा ने यह भी कहा है कि पुनर्बलन या प्रोत्साहन, रीइंफोर्समेंट की उपस्थिति में जो अधिगम करता है, उसकी जो अवधान संबंधी प्रक्रियाएं हैं, धारण संबंधी प्रक्रियाएं हैं और उत्पादन संबंधी प्रक्रियाएं हैं, यह प्रभावित होती हैं। कैसे प्रभावित होती हैं? पॉजिटिवली। यानी जो लर्नर है वह उनमें धनात्मक संबंध स्थापित करता है, इसलिए ऐसे व्यवहारों का अधिगम अधिक किया जाता है। साथ ही साथ जो अधिगम करता होता है उस पर बाह्य प्रलोभन, एक्सटर्नल इंसेंटिव्स और कॉग्निशन जितना अधिक प्रभावित करते हैं, उसका अधिगम भी उतना ही अधिक होता है। बंदूरा ने अपने प्रयोगों, अध्ययनों से यह स्पष्ट किया है
कि जो एक्सटर्नल इंसेंटिव्स होती हैं वह अधिगमकर्ता के लिए, माने बाहरी प्रलोभन जो हैं वह सीखने वाले के लिए जितना अधिक स्पष्ट होंगे उतना ही सामाजिक दृष्टि से उसके लिए महत्वपूर्ण भी होंगे। यानी जो चीज़ें सीखने वाले के लिए सामाजिक दृष्टि से जितनी अधिक स्पष्ट और महत्वपूर्ण होगी, ऐसे बाहरी प्रलोभन से जो सीखने वाला है वह अधिक प्रभावित होता है और फलस्वरूप उसके व्यवहार में अधिगम प्रक्रियाएं उतनी ही अधिक दृढ़ होती जाती हैं, मजबूत होती जाती हैं। इस संबंध में बंदूरा 1986 ने यह भी स्पष्ट किया कि सेल्फ इंसेंटिव्स वह खुद यानी सीखने वाला जो कुछ सीख रहा है उसको आत्म प्रलोभन, वह स्वयं कितना अधिक उन चीजों से प्रभावित हो रहा है। अधिगमकर्ता या निरीक्षण करता बाह्य प्रलोभन, आत्म प्रलोभन और अन्य प्रलोभन इंसेंटिव्स से जितना अधिक प्रभावित होगा और कितना अधिक प्रभावित होगा यह इस पर भी निर्भर करता है कि जो लर्नर है उसमें क्या विशेषताएं हैं। यानी जरूरी नहीं है कि जो बाहरी इंसेंटिव्स हैं वह सबको एक समान रूप में प्रभावित करे। यानी अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर बंदूरा ने इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात भी की है। यानी यह अधिगमकर्ता पर भी डिपेंड करता है कि उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जैसी होंगी, जिस प्रकार की होंगी, जैसा निरीक्षण करता उन प्रलोभनों को देखता है उसी आधार पर वह उसको पसंद करता है। और जितना अधिक इंसेंटिव्स उसके इंटरनल स्टैंडर्ड के अनुसार हैं। अब यहाँ पर आप मेरी बात को ध्यान दीजिएगा और मैंने किसी और थ्योरी में भी आदर्श आत्म की बात की है, आप मुझे बताइएगा कि जितना ज़्यादा उसके इंटरनल स्टैंडर्ड आंतरिक मानकों के अनुसार होंगी उतना ही ज़्यादा वह उस प्रकार की पुनर्बलन व्यवहार से प्रभावित होगा और जितना ज़्यादा बाहरी इंसेंटिव्स उसके आंतरिक मानकों से मेल खाती हुई होंगी वह उसके लिए उतना ही अधिक प्रेरित होगा। यानी कुल मिलाकर बंदूरा ने यह बात कही है कि प्रेरणात्मक प्रक्रिया मॉडल के ऊपर, साथ ही साथ जो लर्नर है उसके ऊपर, और एक चीज और इन्होंने कहा है आत्म प्रलोभन, बाह्य प्रलोभन, ये सब चीजें मिलकर जितना ज़्यादा अपने आत्म के अनुकूल होंगी, जितना अपने आंतरिक मानकों पर को प्रभावित कर लेंगी उतना ही अधिक सीखने की क्षमता सामाजिक परिस्थितियों में बढ़ती जाती है और बच्चा हो या बड़ा हो वह अधिगम के लिए उतना ही अधिक प्रेरित होता है और मॉडल का जो अनुकरण किया जाता है वह उतना ही अधिक एक्चुअल होता है। आइए अब बंदूरा के सिद्धांत के बारे में साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं
इसको भी थोड़ा जानें, यानी इवैल्यूएशन ऑफ बंदूरास पर्सनालिटी थ्योरी। बंदूरा के व्यक्तित्व सिद्धांत का मूल्यांकन भी साइकोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। बंदूरा ने जो अध्ययन किया है और इसमें उन्होंने जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन की बात की है, उससे संबंधित अध्ययनों को प्रयोगशालाओं में करने पर बल मिला है। यानी बंदूरा की लर्निंग थ्योरी के आधार पर जो अध्ययन करता है, उन्होंने ऐसे प्रयोग किए जिनसे बिहेवियर को मॉडिफाई किया जा सके। यानी बिहेवियर थेरेपी थ्योरिस्ट को एक नया अध्ययन करने के लिए बल मिला कि किस प्रकार प्रयोगशाला में व्यवहार, परिमार्जन व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ बंदूरा का सोशल लर्निंग सिद्धांत उनके प्रयोगात्मक अध्ययनों पर आधारित है। बंदूरा ने केवल उदाहरण नहीं दिए हैं, बल्कि प्रयोगशाला में अध्ययन किया है और प्रयोगशाला में अध्ययन होने के कारण हम न केवल इन अध्ययनों को रिपीट कर सकते हैं, रिपीट करने के साथ ही साथ हम यह भी जानते हैं कि ऐसे जो अध्ययन होते हैं जो वस्तुनिष्ठ होते हैं, रिपीट किए जाते हैं, वह विश्वसनीय होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं और वैज्ञानिक भी होते हैं। तो बंदूरा ने अपने अध्ययनों को प्रयोगशाला में किया है और प्रयोगात्मक अध्ययन होने के कारण ये रिलायबल हैं और साइंटिफिक भी हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि बंदूरा की जो सोशल लर्निंग थ्योरी है, उसके आधार पर जो निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं वह केवल साइंटिफिक और यूजफुल ही नहीं है, बल्कि इन्होंने रिसर्च साइकोलॉजिस्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है और इनकी थ्योरीज का उपयोग शोध मनोवैज्ञानिकों ने तो किया ही है, साथ ही साथ जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने भी इनके सिद्धांतों का व्यापक उपयोग किया है। कैसे? जैसे कि बंदूरा ने आक्रामक व्यवहारों को बताया है, यानी ये बताया है कि आक्रामक व्यवहार जब पुरस्कृत होते हैं तो व्यवहार में शामिल होते हैं जिसके कारण एबनॉर्मेलिटी आती है। तो थेरेपिस्ट ने इस बात को ध्यान दिया या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने इस बात को ध्यान दिया कि जो लर्निंग है उसके अगर वह गलत व्यवहारों पर उसके रीइंफोर्समेंट मिलता है तो वह व्यवहार व्यक्ति में शामिल होते हैं और व्यक्ति में के व्यवहारों में विकृतियां उत्पन्न करते हैं। तो क्या इतने ज़्यादा फायदे हैं, तो क्या बंदूरा के सिद्धांत पर कुछ आक्षेप नहीं लगे हैं? लगे हैं। आइए अब थोड़ी सी उनके सिद्धांत की सीमाओं के बारे में और कुछ आक्षेपों के बारे में भी बात करते हैं। बंदूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी पर यह आरोप है कि बंदूरा का जो सिद्धांत है वह पेरिफेरल एस्पेक्ट से संबंधित है और इसके द्वारा जो लर्निंग को एक्सप्लेन किया गया है वह केवल सतही व्याख्या है, यानी गहन व्याख्या नहीं है, केवल बाह्य व्यवहार की व्याख्या है। और बंदूरा के सिद्धांत पर यह आक्षेप है कि इसमें चेतन और अचेतन अभिप्रेरणाओं की पूर्ण रूप से उपेक्षा की गई है, अतः इनके व्यक्तित्व सिद्धांत को पूर्ण नहीं कहा जा सकता है।
इसके अलावा भी मनोवैज्ञानिकों ने यह कहा है कि इसमें संज्ञानात्मक कारकों को बहुत अधिक महत्व दिया गया है, लेकिन अन्य जो वेरिएबल्स हैं उनको जितना महत्व मिलना चाहिए था, बंदुरा ने अपनी थ्योरी में अन्य फैक्टर्स को उतना महत्व नहीं दिया है। इस संबंध में शूल्ज 1990 ने लिखा है कि बंदुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत में अधिगमकर्ता के संवेग और अधिगमकर्ता के संघर्ष मानव व्यवहार को किस प्रकार निर्देशित और नियंत्रित करती हैं, इस पक्ष पर बंदुरा ने अपने सिद्धांत में कोई स्थान या ध्यान नहीं दिया है। कितना भी आक्षेप क्यों न हो, कितनी ही सीमाएं क्यों न हो, हम पूरे अध्ययनों के आधार पर कह सकते हैं कि कमियों के होते हुए भी बंदुरा का जो सिद्धांत है आज भी मनोवैज्ञानिकों के ध्यानाकर्षण का केंद्र है। यह सिद्धांत बहुत ही वास्तविक और सहज परिस्थितियों में व्यक्तित्व का वर्णन करता है। बंदुरा का सिद्धांत जितना अधिक समझने में सहज है, उतना ही विश्वसनीय और वैज्ञानिक भी है। इसका मुख्य कारण है कि बंदुरा ने जितने भी अध्ययन किए हैं वह प्रयोगशाला में किए हैं, और हम यह जानते हैं कि साइकोलॉजी में जितने ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स पर बल दिया जाएगा, अध्ययन उतने ही विश्वसनीय, वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ होंगे। तो कुल मिलाकर 2 पार्ट्स में हमने आपको बंदुरा की थ्योरी दी, और आप ये बंदुरा की थ्योरी को अगर ध्यान से देखते हैं, इसके दिए गए चार्ट्स को ध्यान दीजिए। ये बहुत ही आसान थ्योरी है और बहुत ही उपयोगी थ्योरी है, वास्तविक जीवन के संदर्भ में है और बिहेवियर मॉडिफिकेशन को भी बताती है, साथ ही साथ सोशल लर्निंग को भी बताती है। तो इस तरह से बंदुरा की थ्योरी इन 2 पार्ट्स में आज कंप्लीट होती है। थैंक यू।